नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीयान और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। और आज हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर जो इस वक्त देश में इतने अहम हो गए हैं कि उन्होंने पूरे देश में खलबली मचा रखी है और राजनीति की जो गलियारे हैं उनकी सरगर्मियों में इतनी तेजी आ गई है जैसे एक तूफान मच गया हो। और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि जो ये राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जंग छिड़ी हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस एक तरह से हम लोग जानते हैं कि बड़ी लोकतांत्रिक किस्म की पार्टी है और वहां पे अलग अलग विरोधों को, अलग अलग आवाजों को एक तरह से हमेशा मंच मिलता रहता है। तो उसके बीच में कई बार टकरार की खबरें होती है। दूसरे पार्टियों में भी इस प्रकार की टकराहट आती है, लेकिन वहां पे तानाशाही रवैये के द्वारा उन आवाजों को बिल्कुल दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो स्वर बिल्कुल खुल कर आते हैं और उस कारण से लोगों को दिखता है कि कांग्रेस में कोई क्राइसिस की स्थिति चल रही है। देखिए, ये बात तय है कि जिस तरह से अभी हम लोग अगर देखें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, देखिए पूरा मामले का जड़ कहां पे है। मामले की जड़ हम लोग जरूर राजस्थान में देख रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग देखें तो मामला ये बना कि एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं हुए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग नहीं लेगा। वैसे स्थिति में फिर अशोक गहलोत का नाम सामने में आ रहा था और पार्टी का जो उदयपुर चिंतन शिविर था वहां पे एक निर्णय लिया गया था, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का निर्णय लिया गया था वहां पे कि एक व्यक्ति एक ही पद पे ले सकता है। और इस कारण से अशोक गहलोत जी को कहा गया कि भाई आप अपना पद छोड़ दीजिए। लेकिन जो अशोक गहलोत समर्थक विधायक है उनका क्या तर्क है? अगर उनके तर्क हम लोग सुनते हैं तो उनका तर्क यह कि अभी अशोक गहलोत जो है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, अभी वो केवल और केवल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में अभी उनको क्यों पद छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? और यहीं से ये पूरी समस्या सामने में शुरू होती है कि कहीं न कहीं एक खेमा आपको अशोक गहलोत के रूप में नजर आ रहा है, दूसरा खेमा जो है कि आपको सचिन पायलट के रूप में आ रहा है, लेकिन वो नजर आ रहा है वो वास्तव में अभी भी पूरी तरह से कांग्रेस के एकीकृत स्वरूप के रूप में ही है। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार बनी रहेगी या पलटेगी? सरकार तो बनी रहेगी, लेकिन दो तीन चीजें जरूर है जिसके ऊपर कांग्रेस आला कमान को ध्यान देने की जरूरत है। जिसको मैं कहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैं अभी भी कहूंगा कि राहुल गांधी को खुद तैयार होना चाहिए। वो किसी और को जब ये पद देते हैं तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। राजस्थान में जो ये खेल चल रहा है, ये खेल कौन पलट सकता है? कोई पलट सकता है या नहीं? नहीं, देखिए ये खेल कांग्रेस आला कमान, देखिए खेल एक तरह से क्या है, यहाँ पे मैंने पहले कहा कि खेल अल्टा पलटी की बात नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप की बात है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप जरूर हुई उस समय, उस दिन कि जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई और लोग उस विधायक दल के बैठक में नहीं आए। तो इस खेल को कौन बदल सकता है? देखिए, इस खेल को बदलने का काम तो कांग्रेस आला कमान और अशोक गहलोत जी का जो मुख्यमंत्री है वहां पे उन्हीं लोगों का चीज होगा। अब ऐसे स्थिति में सबसे बड़ा जो सवाल इसमें उभर रहा है कि क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे? जी सर। सर, अगला सवाल हमारा आपसे है पीएफआई को लेकर। जो पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए जो छापेमारी कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार के साथ एक स्थिति रही है कि ये कई बार कुछ मामलों में गंभीर जरूर दिखती है, लेकिन अंततः हम लोग को प्रतिफल नहीं मिलता। तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि सरकार ठोस साक्ष्य सबूत लाए। और अगर मैं तो अभी भी कहूंगा कि आपको पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगाने में इतना समय क्यों लग रहा है? आप सिमी के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है। जब बीजेपी के लोगों से मैं सवाल पूछता हूं कि भाई सिमी के ऊपर अगर प्रतिबंध लग सकता है तो फिर पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता है? इस पे सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, इस पे अंकुश लगना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। वही बात तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए, यहाँ पे इस पीएफआई के नाम पे क्या है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। वो बड़े बड़े दावे करती, देखिए देश भर में कोई भी घटना घट जाए, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीएफआई जो है एक तरह से जब पटना के में प्रधानमंत्री जुलाई में रैली करने के लिए गए थे तो वहां पे उनके जीवन पर भी खतरा था, उनके ऊपर भी अटैक करने के प्लान बन रहे थे। क्या इस देश में कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में बढ़े? आखिर पीएफआई जैसे संस्थाओं की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी? तो अगर ये दावे सही है तो फिर इसके ऊपर तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी सर मुझे लगता है आम जनता पर भी है। सरकार आम जनता आपको लग रहा है? देखिए,
देखिए, मैं देश के आम जी जनता सर। को जान रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि हम आप कोई अपने संदिग्ध गतिविधियां होते हुए देखेंगे? यहाँ तो सड़क पे अगर एक पॉलिथीन भी निकलता है तो लोग नहीं सर, उसकी भी सूचना पुलिस को क्या देते हैं। होता है तो कि आम जनता, जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं तो उन्हें ये मदरसे ही हैं जो पनाह देते हैं और उन्हें रोजी रोटी देते हैं, रोजगार देते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद यहाँ पनप रहा है। देखिए, अब आपने बड़ा गंभीर मामला उठाया रोहिंग्या को लेके। आप पूरे रोहिंग्या के आंकड़ों को अगर देखेंगे, सबसे पहले तो देखिए रोहिंग्या को लेके भी हमारी आंतरिक राजनीति कैसी है और विदेश नीति कैसी है, उसको देखने की बात है। मन आप देखेंगे कि जब तो अगर रोहिंग्या शरणार्थी आतंकवादी है तो उनको एक एक को चुन चुन के देश से वापस भेजना भी इन्हीं की काम बनती है। आखिर सीमा पे वो अंदर कैसे पहुंच जा रहे हैं? तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड 18 गांव पर दावा है कि ये उसकी जमीन है। ऐसे मतलब कोई भी आकर ऐसे दावा कर सकता है कि हिंदुस्तान में जो वहां पर उस जमीन पर हिंदू रह रहे हैं, वहां के हिंदू अपनी जमीन बेचना चाह रहे थे, वो नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड उस पर दावा कर रहा है कि ये हमारी जमीन है और ये मनमोहन सरकार ने हमें अलाउ की। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो तीन चीजें इस मामले में है। देखिए, एक तो यह है कि वक्फ बोर्ड के मामले को हमें दो आधारों पे देखना पड़ेगा। भारत में एक हम लोग भारतीय संविधान है, भारतीय कानून है, उसी के तहत व्यवस्थाएं चलती हैं। आप देखिए, अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29-30 वो अल्पसंख्यकों प्रकार का अधिकार देता है, वो अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थाओं को बनाने का अधिकार देता है, साथ ही साथ वो अपने शिक्षण संस्थाओं को बनाने का अधिकार देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अधिकार जो है कि वो निरंकुश किस्म के अधिकार है। तो देखिए, ये जो समस्याएं आ रही है कि नहीं, मनमोहन सिंह सरकार ने उसको अचानक से घोषित कर दिया। अगर ऐसी कोई चीज अगर मनमोहन सिंह सरकार उसको अचानक से ऐसे घोषित करती, हमारे यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, उस स्थिति में फिर लोग न्यायपालिका में जाते, न्यायपालिका से उनको राहत मिल जाती। देखिए, मुख्य समस्या क्या है, न्यायपालिका के ऊपर जो हम लोग देखते हैं जो इस प्रकार के मामले होते हैं वो सिविल मामले होते हैं, और सिविल मामलों का जो जमीन से संबंधित मामला है उसका निस्तारण काफी तीव्र गति से जिस रूप में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आपको अपने न्यायिक शक्तियों को और अपने न्यायालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। ये केवल इस प्रकार के मामले को अगर कोई उठाता है तो इसको आप केवल पॉलिटिकली ना उठाएं। सरकार को ऐसा लग रहा है कि पुराने सरकार ने कोई गड़बड़ी की है तो आप गड़बड़ी में सुधार कीजिए। आपके पास प्रचंड बहुमत है, केवल ये आरोप लगा देना कि नहीं मनमोहन सरकार ने ये काम कर दिया और अभी बड़ी संकट खड़ी हो गई, तो 2014 से अब 2022 का समय आ चुका है। अब आप इस स्थिति में नहीं है कि आप केवल मनमोहन सर के ऊपर दोषारोपण करें। और आपके एक्शन का समय, कांग्रेस का समय पैसे भी जा चुका है। कांग्रेस से जनता नाराज थी, कुछ मामलों पर तो नाराज रही होगी, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है। तो लोगों की अपेक्षाएं आज के समय में कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ी हुई है, आज के समय में लोगों की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना रवैया बदलना पड़ेगा कि आप सत्तारूढ़ पार्टी है, आप अभी भी विपक्ष के रूप में केवल आरोप नहीं लगा सकते, आज आप सत्ता में, आपके एक्शन दिखने चाहिए। सर, अगला सवाल हमारा है, जो ये देश में आए दिन रेप की खबरें आती है, कहीं किसी भी राज्य में कई सारी लड़कियां हैं जो इसका शिकार हो रही है और ये चीजें कानून बनने के बाद भी नहीं रुक पा रही है, तो उस पर आपको क्या क्या कहना चाहेंगे कि कैसे रुक सकती है ये चीजें, गतिविधियां? देखिए, दो चीजें हैं। कुछ देखिए, महिला सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें एक तो जो उसके लिए जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए, और मैं किसी एक राजनीतिक दल को लेकर नहीं कह रहा हूं, अक्रॉस तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तरह से नारे ज्यादा लगाते हैं, काम कम करते हैं। तो आपको महिला सुरक्षा को अगर बहुत गंभीर बनाना है तो आपको उसको नारेबाजी से निकल के जमीन पे आना पड़ेगा, नंबर 1 चीज। और समाज को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अगर हम केवल नवरात्र में 9 दिन तक केवल मां दुर्गा की पूजा करके हम नारी शक्ति की आराधना करें और बाकी समय में केवल नारी को फिर से उपभोग का विषय समझा जाए, वो चीजें नहीं चलने वाली है। तो समाज को भी बदलने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को भी इस मामले पे और कठोर दृढ़ नहीं होने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं होने वाला है। आप कांग्रेस आरोप लगाए देगी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पे, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा देगी कांग्रेस शासित राज्यों पे, तो इससे समस्या का निराकरण नहीं निकलेगा। जनता को भी ध्यान देना चाहिए इस मामले पे, जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं, जब वो चाहे वो भाजपा शासित राज्यों, क्षेत्रीय दलों के राज्यों या कांग्रेस शासित राज्यों, जब वो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो उस समय महिला सुरक्षा को गंभीरता के साथ रखें। कोई भी सरकार अगर महिला सुरक्षा के मामले में गंभीर है तो वोट डालते समय आप उसे वरीयता में दीजिए। ऐसे स्थिति में राजनीतिक दलों को खुद ही जो है कि रास्ते पे आ जाना पड़ेगा और समाज को भी रास्ते पे आना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। एक सवाल बॉलीवुड से रिलेटेड सर,
बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है, उनका बॉयकॉट किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदुओं की आस्थाओं को आहत करते हुए नजर आते हैं। तो उसको देखकर एक और मूवी आ रही है हिंदुत्व, जिसका ट्रेलर देखने के बाद से सभी हिंदुओं में सभी हिंदू बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बॉयकॉट का असर है? देखिए, बायकॉट के जो फिल्में, जो बॉलीवुड बड़ी बड़ी फिल्में पीट रही हैं इस समय, उसके दो तीन बड़े कारण है। एक तो देखिए बायकॉट का भी असर है, मैं नहीं कह रहा कि इसका असर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को यह भी चीज देखना पड़ेगा कि लोगों की परचेजिंग पावर, वो जो कैपेसिटी है वो भी घटी है। लोग अब अधिकांशतः सिनेमा हॉल जाने से बच रहे हैं। लोग एक तरह से अपने मोबाइल फोन पे या घर में ही जो है कि पायरेटेड कॉपी जो होती है उसको देखना लोग पसंद कर रहे हैं। तो कई सारे मामले हैं, लेकिन हाँ, हर समुदाय को, ठीक है, देखिए हम लोग एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे चाहे फिल्म निर्माता हो या कोई भी हो, किसी को भी किसी के धर्म का अपमान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अगर वो प्रयास कोई भी करता है किसी भी धर्म को मामले को लेके, तो उसमें जनता आवाज उठाएगी, और इस प्रकार की कई आवाजें उठी। कुछ आवाजें बिल्कुल वास्तविक भी रही है, और कई जगह पर चूंकि लोग बिना फिल्म देखे हुए भी कई फिल्मों का बायकॉट का आह्वान कर दे रहा है, तो कई सारी अच्छी फिल्में भी है जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, लेकिन वैसी फिल्में भी नहीं चल रही है। तो लोगों को मैं ये भी कहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग सिर्फ उन्हीं फिल्मों का बॉयकॉट कर रहे हैं जो पहले अपनी फिल्मों में उनकी भावनाओं को, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर चुके हैं। अब देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आमिर खान के बड़ी बड़ी फिल्मों को लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। अब जिन बड़े बड़े फिल्मों के धार्मिक भावनाओं का आहत करने की बात है, तो जिस जमाने में भावना आहत हुई उस समय तो वो फिल्में बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में रही उस समय। बाद में लोगों ने विश्लेषण करके देखा और आज के समय में ये स्थितियां चल रही है। तो मैं यही चीज कहूंगा कि हर किसी को, चाहे फिल्म निर्माता या कोई भी हो, फिल्म हमारे समाज का दर्पण है। वो तो दर्पण का काम यह होना चाहिए कि वो सच्चाई दिखाए, समाज की सच्चाई को दिखाने का काम करे, ना कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने का काम करे। हमारे समाज का, लेकिन सिर्फ फिल्में हमारे समाज का दर्पण ही नहीं है, हमारा समाज उसको फॉलो भी करता है। उसकी जो फैशन है, उसका जो स्टाइल है, उसको फॉलो कर रहा है। इसकी वजह से वो अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है सर। अगर अब आज के समय में तो जिस तरह से फिल्में पीट रही है और फिल्मों का आकर्षण जैसा घटा है, ये बातें अगर हम लोग 2 साल 3 साल पहले कहते तो आपकी बात सही होती। मुझे नहीं लग रहा कि आज के समय में लोगों की जिस तरह से कम दक्षिण के, हो सकता है साउथ की फिल्मों को लोग नायक मान भी ले, लेकिन हिंदी फिल्मों की स्थिति देख के तो मुझे आज के समय में नहीं लग रहा कि उनके फैशन को कोई कॉपी कर रहा है। जब उन्हें देखने के लिए आप सिनेमा हॉल तक नहीं जा रहे, आप 300-400 रुपया पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है थिएटर तक जाने के लिए, तो उनके स्टाइल स्टेटमेंट को कौन कॉपी करेगा? तो आज तो वो स्थिति में है नहीं। हाँ, साउथ के फिल्मकारों को लोग अभी वहां के जो हीरोज हैं या हीरोइंस हैं उनको जरूर लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए जो आपका स्टेटमेंट है वो कुछ साल पहले के लिए सही है, आज के समय में सही नहीं है। आजकल जो बॉलीवुड का स्टाइल हो गया है, आइडेंटिटी जो हो गई है, मतलब कि बॉलीवुड जिस तरीके से फिल्में बना रहा है और साउथ जिस तरीके से फिल्में बना रहा है, दोनों में काफी डिफरेंस हो गया है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऑडियंस को किस तरह की फिल्में देखनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को विविधता, एक डाइवर्सिटी बनाए रखनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि केवल साउथ में क्यों, फिल्मों का हब जो है कि वो उत्तर भारत में भी अलग अलग जगह पे, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। एक फिल्म सिटी को हम लोग देख रहे हैं, उस फिल्म सिटी में केवल न्यूज चैनल चल रहे हैं, फिल्मों का तो कोई कहानी नहीं नजर नहीं आ रहा नोएडा फिल्म सिटी में। दूसरी फिल्म सिटी की बात बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में भी चीजें हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि अलग अलग हर तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय जो एक तरह से कहिए फिल्मों का हब होना चाहिए और वो विकसित होना चाहिए। उसके ऊपर किसी एक समदबा नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आपके डाइवर्सिटी आएगा तो लोगों को देखने के लिए अलग अलग वैरायटीज मिलेंगे और वो उसमें लोगों ज्यादा से ज्यादा अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन जब कुछ चीजें कुछ लोगों के कंट्रोल में होती हैं तो फिर उसमें अवसर भी लोगों के लिए सीमित हो जाते हैं और प्लस वहां पे अलग अलग एजेंडे चलने की संभावना भी हो जाती है। तो इसलिए मेरे विचार से लोगों को, चाहे वो हरियाणवी फिल्म हो, भोजपुरी फिल्म हो, हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो दर्शक है हमारे, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जब आप अच्छी चीजों को देखेंगे, गलत चीजों को नहीं देखेंगे, तो निर्माता बाध्य होगा, वो जबरन बाध्य होगा कि वो अच्छी चीज बनाए, अथवा वो गलत चीज बनाएगा तो उनको काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा उनको। जी बिल्कुल सर। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।